नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, उस क्वेश्चन सीरीज का हम 9वां पार्ट लेकर आए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में भी हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में आरक्षित हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और वीडियो के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं सभी को समझाऊंगा। तो एसटी के लिए लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं ये मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 29 हैं। और 29 में से जो 6 सीटें हैं ये एसटी के लिए आरक्षित हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। यदि हम बात करें कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससी के लिए सर्वाधिक सीटें किस राज्य में रिजर्व हैं। तो एससी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में रिजर्व हैं, लेकिन एसटी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं ये मध्य प्रदेश में रिजर्व हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम था फर्दिनांद मैगलन। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ये जो मैगलन है ना, ये पुर्तगाली खोजकर्ता था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रशांत महासागर है इसका नामकरण किसने किया। तो प्रशांत महासागर का नामकरण भी मैगलन ने किया था। ठीक है। देखिए, जब पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था मैगलन तो इसने देखा कि जो प्रशांत महासागर है ये अन्य सागरों की तुलना में काफ़ी शांत है, तो इसने जो है प्रशांत महासागर का नाम रख दिया था। आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। तो हमें बताना है कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है संवैधानिक निकाय है, जो वित्त आयोग है ये भी संवैधानिक निकाय है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये भी संवैधानिक निकाय है। मतलब इसका ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो हैं ये संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय होता क्या है? तो देखिए, जिस निकाय का संविधान में वर्णन किया जाता है वो संवैधानिक निकाय होता है। जो 3 यहाँ पर निकाय हैं इनका कहीं ना कहीं संविधान में वर्णन किया गया है। तो निर्वाचन जो आयोग है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है। कहाँ पर? अनुच्छेद 324 में किया गया है। यदि हम बात करें कि वित्त आयोग का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो वित्त आयोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 280 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो 338 में जो है अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि दी बंगाली अखबार है इसकी स्थापना 1879 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहाँ पे लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ था। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो WHO है, WHO इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी बातें हमें WHO के संबंध में याद रखना है। नंबर 6 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में हमें गलत कथन का चयन करना है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है, यह एक स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। तो जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो नंबर ए कथन बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी।
तो ये कथन भी बिल्कुल सही लिखा है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसीलिए हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। नंबर सी पे लिखा है संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है इससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं, तो ये कथन बिल्कुल गलत लिखा है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गलत क्यों लिखा है? क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के चुनाव करवाता है, लेकिन नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो इसके दायरे में नहीं आते, तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सबसे पहले तो आपको यही देख लेना है कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में। अब हम देख लेते हैं कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 326 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, याद रखेंगे ये अनुच्छेद पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक ये लिखी गई थी अरबिंदो घोष के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1893 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से कठिन लगते हैं, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। हर क्वेश्चन आपको सरल देखने के लिए नहीं मिलता, हर क्वेश्चन कठिन देखने के लिए नहीं मिलता। जो एक लेवल होता है उसी प्रकार के मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूँ अपने वीडियो में। नंबर 9 क्वेश्चन है भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह हैं ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। आपको इनके संबंध में फैक्ट याद रखना है कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बनाए गए थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुस्लिम चीफ जस्टिस भी बनाए गए थे। ठीक है। और जो एम हिदायतुल्लाह हैं ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस भी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस तो हैं ही, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस भी हैं। ठीक है। और जो एम हिदायतुल्लाह हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। इसके साथ साथ जो है ये भारत के 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति भी बने थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो एम हिदायतुल्लाह हैं ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है। कौन है? ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है, तो हम सोच लेते हैं जो एम हिदायतुल्लाह हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उपराष्ट्रपति थे, तो ये तबला वादक कैसे हो सकते हैं? ये तबला वादक भी थे। तो इतनी बातें हमें एम हिदायतुल्लाह के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ये तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो लाउड स्पीकर है ना ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये 3 बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंका वांग घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में स्थित है? तो ये हुंका वांग घाटी टाइगर रिजर्व जो है ये म्यांमार देश में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हुंका वांग घाटी टाइगर रिजर्व जो है ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यदि हम बात करें कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 6000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है? तो तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है आरबीआई, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। तत्काल सकल निपटान, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरटीजीएस, तो ये भी आपको याद रखना है। यह प्रणाली जो है 2013 में शुरू की गई थी, और इसकी देखभाल कौन करता है? तो आरबीआई जो है इसकी देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज मुंबई से ब्रिटेन के लिए चला था। कहाँ से कहाँ के लिए चला था? मुंबई से ब्रिटेन के लिए चला था पहला भारतीय जहाज। ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1964 को मनाया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी था? तो गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा।
जो गुरु नानक देव हैं ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम गुरु हैं सिख धर्म के, ठीक है। और जो लंगर या फिर पंगत व्यवस्था है, ये पूछा जाता है कि लंगर और पंगत व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लंगर और पंगत व्यवस्था की जो शुरुआत है ये गुरु नानक देव ने की थी, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1539 में और इसके बाद जो है गुरु अंगद इनका उत्तराधिकारी बना था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इसको सती प्रथा की समाप्ति का श्रेय दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक और फैक्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ऐरण अभिलेख से प्राप्त हुआ था, ठीक है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है ये ऐरण अभिलेख से प्राप्त हुआ था, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है, तो भूविज्ञान अध्ययन केंद्र जो है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। भूविज्ञान अध्ययन केंद्र, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में और ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कोबोल जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो फोर्ट्रान है ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन जो IBM है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये IBM क्या है, तो IBM जो है कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो IBM कंपनी की स्थापना हुई थी 1911 में। कब, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करता है वो कौन करता है, संसद करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए जो आर्टिकल 11 है संविधान का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति किसको होगी, संसद को होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है, तो हार्मोन कहा जाता है विटामिन डी को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग या फिर इसको हम बोलते हैं रैकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का नाम है चैत्या भूमि। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी समाधि का नाम है चैत्या भूमि और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। जो बाबा साहब थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई थी और इनकी समाधि स्थल को चैत्या भूमि कहते हैं, जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये 1969 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। किसको, देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये जो तमिल संगम है ना ये 3 हुए थे और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम तमिल संगम का आयोजन हुआ था मदुरई में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। आयोजन तो मदुरई में हुआ था लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जो अगस्त ऋषि थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो दूसरा तमिल संगम था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था कपाटपुरम में। और जो तीसरा तमिल संगम था इसका आयोजन हुआ था मदुरई में, ठीक है। यानी कि पहले और तीसरे तमिल संगम का आयोजन हुआ था मदुरई में और दूसरे तमिल संगम का आयोजन हुआ था कपाटपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष कौन था, तो तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष था नकीरर। कौन था, नकीरर इसका अध्यक्ष था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, मैंने अभी आपको बताया। तो इसका आयोजन जो है ये मदुरई में हुआ था। देखिए जो तृतीय तमिल संगम का समय है, इस समय को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, कैन, बेतवा और चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये कैन, बेतवा और चंबल ये यमुना नदी की बड़ी सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा, KBC।
कैन, बेतवा, चंबल। ठीक है, KBC याद रखेंगे। कैन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी की बड़ी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25 क्वेश्चन। इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो देखिए जो शनि ग्रह है ना, ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। जो शनि ग्रह है इसका घनत्व तो जल से कम है। शनि ग्रह का घनत्व तो जो है ये जल से कम है। और देखिए शनि ग्रह में छल्ले, वलय या फिर रिंग की उपस्थिति होती है। छल्ला, वलय या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको रिंग बोलते हैं। तो ये पाए जाते हैं शनि ग्रह पर, और इन्हीं की उपस्थिति के कारण शनि जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो शनि में छल्ले या फिर वलय पाए जाते हैं इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 9 है। ये संख्या जो है अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिल सकती है, लेकिन प्रीवियस रेलवे एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें इसका आंसर जो है ये 9 सही पाया गया था। तो छल्लों की यदि संख्या पूछी जाए शनि ग्रह पर तो इसकी संख्या 9 है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शनि ग्रह पर छल्ले या फिर रिंग पाए जाते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो शनि ग्रह पर छल्लों की खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है, कब की थी? तो 1610 ईस्वी में। कब? 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने शनि ग्रह पर छल्लों की खोज की थी। तो इतने फैक्ट, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के हम इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।